हेलो एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज डी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेआउट्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे रेस्पॉन्सिवनेस काम करती है, कैसे हम अलग अलग डिवाइसेस के लिए अपनी वेबसाइट को लेआउट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेआउट होता क्या है, कैसे हम किसी भी वेब पेज को लेआउट कर सकते हैं, और साथ में हम देखेंगे यार ये नॉर्मल फ्लो क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस शानदार से वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं यार ये लेआउट होता क्या है। तो बेसिकली यार हमारे जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उनको हम अभी तक पोजीशन नहीं कर सकते हैं, हम चाहे वहाँ नहीं रख सकते हैं। उनका एक ऑर्डर है जिसमें वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो लेआउट कैसे करते हैं वो समझने से पहले यार हम देख लेते हैं ये नॉर्मल फ्लो क्या चीज़ है। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लो का मतलब होता है यार कैसे हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो डिफ़ॉल्ट चीज़ें दिखाता है, किस ऑर्डर में हमारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती है, उसको हम यार नॉर्मल फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो यार HTML वाले वीडियो में हमने एक वेब पेज बनाया था, है ना। तो उसके अंदर हमने कुछ CSS लगाई थी, लेकिन अगर हम उस CSS को हटा देते हैं तो हमारा जो HTML से जो भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो वो जो फ्लो होता है ना, तो उसी को हम नॉर्मल फ्लो कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं यार उस वेब पेज को और जान लेते हैं यार नॉर्मल फ्लो कैसा दिख रहा होता है रियल लाइफ के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं यार हमारे वेब पेज पे, और अब इसकी CSS को हटाते हैं। ठीक है, और मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, सेव करेंगे और जाएंगे वापस इधर और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यार ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक नॉर्मल फ्लो के अंदर है, क्योंकि यार हमने सबसे पहले यूज़ किया है H1 जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे कुछ लिंक टैग है, मतलब एंकर टैग्स है, और वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो जैसे जैसे हमने लिखे हैं वैसे वैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और इसी चीज़ को यार हम नॉर्मल फ्लो कहते हैं HTML का। ठीक है, अब इस नॉर्मल फ्लो को अगर हमको बदलना है तो हमको इसके ऊपर कुछ CSS लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यार लेआउट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्प्ले, है ना। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस करी थी, जैसे कि इनलाइन और ब्लॉक, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी वैल्यूज़ है जो कि हमको अभी तक डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है जैसे कि लेफ्ट राइट। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज़ करें तो होता क्या है, तो बेसिकली ये जो हमारा कोई भी एलिमेंट है वो एक नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाएगा सबसे पहले, और फिर वो जो उसकी पोजीशन है वो जैसे हम लिखेंगे वैसे होने लगेगी। जैसे अगर हम लेफ़्ट लिखेंगे तो वो इमेज अगर है तो वो इमेज पूरी लेफ़्ट में आने लगेगी, और अगर हम राइट लिखेंगे तो वो जो इमेज है वो राइट में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो इसका नॉर्मल फ्लो है, अगर मतलब साइड में अगर टेक्स्ट वगैरह आ रहा है तो वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं यार हमारे कोड एडिटर में और देखते हैं कैसे हम इस फ्लोट प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार हमको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और राइट क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर बना देते हैं। नाम मैं इसका रख रहा हूँ लेआउट CSS। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इस फोल्डर को सबसे पहले हम खोल देते हैं VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे, तो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ float.html। ठीक है, और सेव करते हैं इसको। एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले यार हम क्या करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसके अंदर हमको यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ फ्लोट। फिर हम क्या करेंगे यार, इसके अंदर मैं कुछ रेज्यूमे टाइप स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो बॉडी के अंदर यार सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, और हेडिंग में मैं फिर से फ्लोट प्रॉपर्टी लिखता हूँ क्योंकि हम फ्लोट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे यार मैं एक इमेज डाल रहा हूँ जो कि एक यूज़र की इमेज होने वाली है। अब इस इमेज को यार हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ, और एज ए यूज़र कोई इमेज डाउनलोड करनी है तो मैं लिखूँगा यूज़र इमेज, और यहाँ पे यार कुछ इमेजेस आ गई है तो इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं। और यार इमेजेस अगर आप पिक करो तो PNG में पिक करा करो अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि PNG वाली इमेज जो होती है ना उसका बैकग्राउंड नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और फिर से मैं कर देता हूँ सेव, और सेव करेंगे यार उसी फोल्डर में जहाँ हमारा ये फोल्डर पड़ा है लेआउट CSS नाम। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आ जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर, और इसकी यार फाइल की नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो फाइल की नाम है यहाँ से हम चेंज कर देते हैं इसे, और इसका मैं रख देता हूँ नाम user.jpg। ठीक है, अब ये फाइल JPG में आई है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। ठीक है, इसको अब हमको खाली यहाँ पे लिंक करना है, तो मैं user.jpg नाम की फ़ाइल को लिंक कर देता हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर हम आते हैं नीचे, और नीचे इसके अंदर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ रेज्यूमे।
और इसका जो आउटपुट है यार वो अभी हम 1 सेकंड में देखने वाले हैं, तो सब्र करो। और यहाँ पे मैं और भी कुछ पैराग्राफ डाल देता हूँ। बेसिकली यार मैं पैराग्राफ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हम रेज्यूमे का कोई कंटेंट लिखेंगे। अब कंटेंट लिखने के बजाय हम खाली यहाँ पे नॉर्मल कुछ भी पैराग्राफ डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे 100/100 का पैराग्राफ डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यार यहाँ पे फिर से इसको सेव करते हैं, और ये वर्ड रैप नहीं हो रहा है तो उसको एक बार मैं वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हम जाते हैं व्यू के अंदर और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप, ठीक है। और इसका कमांड ऑप्शन Z है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन Z आप दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्ड रैप हो जाएगा। अब ये थोड़ा यार बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और ऐसे ही कुछ 50/50 के और 2-3 पैराग्राफ्स बना देता हूँ। अब हम इसको सेव करते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं जिससे हमारा आउटपुट दिखे। तो गो लाइव का यार यहाँ पे अगर आप देखो तो बटन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे यार मेरा लाइव सर्वर भी इंस्टॉल्ड है बट बटन नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक बार यार मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, तो अब हमारा गो लाइव का बटन आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है दिख रहा है। अब फिर से जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक आईडी लगाई है बॉक्स नामक, और इसको मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, मतलब CSS की प्रॉपर्टी, CSS के सेलेक्टर से इसको एडिट करूँगा। तो इसके अंदर मैं स्टाइल दे देता हूँ, और स्टाइल में सबसे पहले यार हम बॉडी को चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली यार मैं चाहता हूँ ये पूरा सिंगल पेज में एक रेज्यूमे जैसा दिखे। तो इसके अंदर यार हम बॉडी में हम सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन में हम सबसे पहले 0 लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑटो, और ऑटो लिख के हम इसको सेव करते हैं। और फिर जाते हैं हम नीचे लिखेंगे मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में मैं इसमें दे रहा हूँ 900 पिक्सल्स, और आगे हम विड्थ दे देते हैं इसको। तो वो विड्थ हम देंगे 90%, ठीक है। तो हमारे ब्राउज़र का जो 90% है वो दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अच्छा सा रेज्यूमे लाइक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जगह है तो वो हम फ्लोट प्रॉपर्टी से हटा देंगे। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ और सबसे पहले हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम हैश, फिर हम हमारा बॉक्स लिखेंगे जिसको हमको सेलेक्ट करना है, और फिर हम नीचे आएंगे और इसके अंदर मैं सबसे पहले यार इसको थोड़ी सी विड्थ और वो सब एडजस्ट कर लेता हूँ। तो विड्थ मैं इसकी दे रहा हूँ 150 पिक्सल ताकि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखे। तो हाइट लिखी हमने 150 पिक्सल्स, और फिर हमने आगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाया। और यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस क्यों लगा रहे हैं? ताकि यार ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं उसको एक रेडियस मिले और वो कर्व सा दिखे, ताकि थोड़ा खूबसूरत लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया इसको कलर, तो इसमें यार ये कलर मांग रहा है, तो मैं यार इसको एक लाइट ब्लू लाइक कलर दे रहा हूँ। और फिर हम नीचे जाते हैं और इसके अंदर एक पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग में हम यहाँ पे 1 EM दे रहा हूँ मैं, और फिर हम इसको सेव करते हैं और एक बार यार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया है ना। तो चलते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले में हम लिखेंगे फ्लोट, और यहाँ पे लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट साइड में हमारा ये जो इमेज है उसका बॉक्स फ्लोट करना चाहिए। तो वो जो नॉर्मल लेआउट है उससे बाहर आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें यार वैसी की वैसी रहेगी। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है उसको लगेगा कि नॉर्मल फ्लो से हमें दिखना है तो वो ऊपर आ जाएगा, और साइड में हमारा वो जो इमेज है वो फ्लोट हो रहा है तो वो लेफ्ट की साइड आ जाएगा। तो देखो कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा इमेज आ रहा है और हमारा ये जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन इसके बीच में जगह नहीं है यहाँ पे, है ना। तो उस जगह को डालने के लिए यार यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो मार्जिन प्रॉपर्टी का, और मार्जिन लिखेंगे 15 पिक्सल्स और सेव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा सा टेक्स्ट और यहाँ पे इमेज हमको दिख रही है, ठीक है। अब यार यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसके पीछे एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेज्यूमे जो है वो जो टेक्स्ट है उसको मेरे को सेलेक्ट करना है, तो उसको एक हम क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो क्लास में मैं लिख रहा हूँ यार स्पेशल, और सेव करते हैं इसे। और यहाँ पे हमारा सेलेक्टर है, इसको सेलेक्ट करेंगे डॉट स्पेशल नाम के सेलेक्टर से, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे जैसे कि बैकग्राउंड कलर, जिससे हमें इसका बैकग्राउंड दिखे। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यार लाइट स्काई ब्लू, जो कि थोड़ा सा डार्क है लाइट ब्लू से। और फिर इसके अंदर हम पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग में मैं लिख रहा हूँ 15 पिक्सल्स, और इसके नीचे हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ और प्रॉपर्टी जो कि है कलर। और कलर हम क्यों दे रहे हैं, ताकि यार हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर हो जाए चेंज। तो वाइट रखते हैं इसका कलर और सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार पीछे हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर में आ रहा है, और साथ में यार हमारी यहाँ पे इमेज भी अच्छे से दिख रही है। तो अब यार ये तो हमने यूज़ किया फ्लोट को लेफ्ट में, तो मान लो अगर मैं राइट में यूज़ करना चाहूँ तो क्या होगा। तो बेसिकली यार जैसे हम राइट करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें राइट में आ जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट है वो यहीं तक आ रहा है ना।
तो ये तो आपने देखा यार फ्लोट प्रॉपर्टी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यार फ्लोट के साथ में एक और प्रॉपर्टी है जो कि है क्लियर, जो कि यूज़ करी जाती है यार अगर आपको मान लो ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा आ रहा है, ये वाला सेकंड वाला, इसको आप साइड में नहीं दिखाना चाहते हो, खाली आप चाहते हो कि ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो आपके फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ में दिखे, लेकिन ये जो नीचे वाली है वो एकदम नॉर्मल फ्लो की तरह चले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्लियर नाम की एक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं। तो एक बार आप एग्जाम्पल से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक क्लास दे देता हूँ और क्लास में हम लिख रहे हैं क्लियर्ड। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे ऊपर जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे इसको हम कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर्ड और फिर इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ क्लियर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे यार क्लियर नाम की हमारी प्रॉपर्टी है और इसको हम लेफ़्ट से क्लियर करना चाहते हैं, हाल फिलहाल एक्चुअली राइट से क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं राइट लिख रहा हूँ और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ तक हमारा फर्स्ट वाला पैरा है, लेकिन सेकंड वाला जो है उसमें वो फ्लोट वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, ये नॉर्मल फ्लो से फिर से चलना शुरू कर दिया है ना। तो बस यार ये हम क्लियर प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं लेफ़्ट डालूँ तो क्या होगा, तो बेसिकली यार कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फ्लोट जो है वो राइट रख रखा है। तो जैसे मैं इसको लेफ़्ट कर दूंगा और सेव करूंगा तो आप देख सकते हो फिर से हमारा ये जो है फ्लोट, मतलब फ्लोट का ऑपोजिट है। आपको कोई पे फ्लोट यूज़ करना है और उसके साथ में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है उसके अंदर फिर से फ्लोट की जो प्रॉपर्टी है उसको हटाना है, तो आप उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में क्लियर नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हो और फिर यार वो जो वाली चीज़ जो है हमारी वो नॉर्मल फ्लो से चलने लगेगी। ठीक है, तो बस ये था यार हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं यार हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर से यार हम VS कोड खोलेंगे और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम हम इस बार देंगे पोजीशन, क्योंकि हम यार पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसे सेव करते हैं और इसके अंदर यार हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने डॉक लिखा है जिससे एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब इसमें एक टाइटल दे देते हैं। तो मैं टाइटल में लिख रहा हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसे सेव करते हैं। फिर आते हैं हमारे बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर अब हम यार एक डिव बनाने वाले हैं और उस डिव के अंदर मैं बहुत सारे बॉक्सेस बनाऊंगा। पहले तो हम एम्प्टी बॉक्सेस बनाएंगे, फिर CSS की मदद से उसे स्टाइल करके एक बॉक्स शेप में कुछ कलर दे देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लो एक बार। तो यहाँ पे मैं डिव लिख रहा हूँ और डिव के साथ में यार मैं एमिट का यूज़ करके कुछ आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिव लिखा है खाली। अब इस डिव को मैं पेरेंट एलिमेंट बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं 4 डिव चाइल्ड दूंगा। ठीक है, तो उस पेरेंट एलिमेंट को सबसे पहले मेरे को क्लास देनी है, तो उसको भी हम एमिट की मदद से लिखने वाले हैं। तो जब भी हमें क्लास देनी होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर तो हम एलिमेंट का नाम लिख देते हैं और फिर डॉट लगाकर उस क्लास का नाम, और अगर आपको आईडी देनी है तो उस डॉट की जगह आप हैश लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे और मैं उस क्लास का नाम दे देता हूँ जो कि है बॉक्स सेट। ठीक है, अब इसके अंदर यार हम कुछ चाइल्ड देने वाले हैं। तो 4 मैंने कहा डिव चाइल्ड देंगे, डिव एलिमेंट को एज इन चाइल्ड दे रहे हैं। तो मैंने लिखा डिव और फिर मैंने लिखा इंटू 4, जिससे इसके अंदर 4 डिव एज इन चाइल्ड बन जाएंगे। अब उन चारों के अंदर हमको एक और क्लास देनी है, तो मैं इस डिव के आगे भी लिख देता हूँ डॉट और फिर मैं इसमें लिख देता हूँ क्लास का नाम जो कि है बॉक्स। ठीक है, अब इसे 4 रखते हैं और दबाएंगे एंटर। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली क्लास डिव चारों बन चुके हैं। अब यार मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअल क्लासेस भी देनी है, तो उसके लिए यार मैं यहाँ पे बॉक्स -1, और ये चीज़ भी यार हम एमिट की मदद से कर सकते थे, मुझे याद नहीं कैसे करते हैं। आप अगर चीट शीट देखोगे तो ये वाली जो मैं क्लास लिख रहा हूँ ना बॉक्स 1 2 3, ये भी हम एमिट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स 1 2 3 4 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फिर से इस डिव के अंदर और इसमें कुछ टेक्स्ट दे देते हैं। तो मैं बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे लिख रहा हूँ, फिर इसे सेव करेंगे और अब हम क्या करते हैं इसको स्टाइल करके देख लेते हैं। तो स्टाइल करने के लिए हम वापस हेड में जाएंगे और स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मैं यार जब भी छोटी मोटी स्टाइल करता हूँ तो मैं स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर हमको कुछ बड़ा कोड लिखना हो, कोई वेबसाइट अगर किसी वेब पेज पे हम काम कर रहे हैं, तो हम यार उस स्टाइलिंग को अलग फाइल में लिख के लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम यार स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर मैं सबसे पहले बॉक्स सेट को और साथ में बॉक्स को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो बेसिकली यार मैं बॉर्डर देने वाला हूँ ताकि इसके अंदर जो कलर हो उसका भी एक बॉर्डर आ जाए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बॉक्स और दूसरा मैंने लिखा बॉक्स और फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाना ज़रूरी है ताकि हम दोनों में दे रहे हैं ये पता चलेगा। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो गया है तो इसमें एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जिससे यहाँ पे कुछ कर्व्ड शेप में हमारा बॉर्डर आ जाए। ठीक है,
इसे सेव करते हैं और नीचे जाते हैं। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यार हम बॉक्स सेट को फिर स्टाइल कर देते हैं और बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड में मैं क्या लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं वाइट कलर ले रहा हूँ। यहाँ पे हम वाइट लिखते हैं या फिर वाइट स्मोक ले लेते हैं। तो इसे सेव करते हैं और फिर नीचे जाते हैं और फिर हम लास्ट में हमारा बॉक्स जो प्रॉपर्टी है, सॉरी बॉक्स जो क्लास है, उसे स्टाइल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स क्लास को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में हम लिखेंगे, फिर हम इसके अंदर यार कुछ हाइट दे देते हैं जिससे कि वो हाइट हमको बॉक्स की एक साइज़ में दिखने लगे, है ना। तो यहाँ पे हम मैंने ले लिया हाइट और फिर हम विड्थ देंगे। विड्थ में भी मैं सेम ले रहा हूँ क्योंकि हम एक स्क्वायर बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी हाइट और विड्थ आ चुकी है। तो अब हम यार इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन दे देंगे जिससे कि ये अलाइन हो जाए और इसका जो हमारे बॉक्सेस हैं वो सारे एक ही जगह हमको अलाइंड दिखे। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे कर दिया सेंटर और फिर हमने विड्थ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है और बैकग्राउंड भी दे रखा है। तो अब यार ये एकदम सही से हमें दिखने लगेगा। तो हमारा यहाँ पे यार वो एक बार फिर से खोल देते हैं गो लाइव करके, और जैसे ही मैं इसे खोलूँगा तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, लेकिन इसके बीच में यार मार्जिन नहीं है। तो एक बार हम मार्जिन भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन और फिर हम लिख देते हैं यार 20 पिक्सल्स। सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार हमारी ये जो बॉक्सेस हैं वो अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हम ब्राउज़र में जाते हैं और अब हम देखते हैं हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यार एक पोजीशन में देखेंगे स्टैटिक नाम की एक वैल्यू होती है, उसको देख लेते हैं। तो स्टैटिक नाम की ये जो वैल्यू है ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हमेशा हर एलिमेंट में लगी होती है जब भी हम डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रॉपर्टी या एलिमेंट लिखते हैं। तो हर एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक होती है। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इसके अंदर जो भी हमारा फ्लो होगा वो नेचुरल ही होगा और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप बॉक्स प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करो। अब बॉक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसको दूसरा वैल्यू दूँ जो कि है रिलेटिव, तो इसमें क्या हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम रिलेटिव का यूज़ करते हैं तो हमारा जो नेचुरल फ्लो है वो वैसा का वैसा रहता है। जैसे कि मेरा अलाइनमेंट था वो वैसा ही है जैसा पहले हमारा दिख रहा था। अब लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हम बॉक्स प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप लिखूँ और फिर लिखूँ 20 पिक्सल और सेव करूँ तो क्या होगा। तो अब इस टॉप का मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम पोजीशन रिलेटिव लिख रहे हैं और फिर हमने टॉप 20 पिक्सल लिखा तो वो टॉप से 20 पिक्सल नीचे की तरफ खिसक जाएगा। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने यार टॉप लिखा था 20, तो आप देख सकते हो यार ये पूरा यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अब क्योंकि यार मैंने पूरे बॉक्स में लिखा है तो ये सारे बॉक्सेस सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को सेलेक्ट करें तो क्या होगा। तो यार इसको एक बार हटा देते हैं और हम एक बार एक पर्टिकुलर बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यार बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया वो टॉप। तो हमारा जो बॉक्स 1 वाला जो है वो टॉप से 20 पिक्सल नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो यार ये जो बॉक्स 1 है वो 20 पिक्सल डाउन आ गया है। अब अगर मैं इसे 40 या 50 पिक्सल करूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यार बॉक्स और नीचे आ गया है। अगर मैं इसे 80 पिक्सल करूँ तो क्या होगा। तो आप देख सकते हो यार ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है। अब थोड़ा सा अगर और मैं नीचे करूँ तो आप देखोगे ये ओवरलैप भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 100 पिक्सल करके देखा तो आप देख सकते हो यार ये जो बॉक्स 1 है वो बॉक्स 2 के पीछे चला गया है और अब हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। तो बस यार यही काम आता है हमारा पोजीशन रिलेटिव। अब इसके बाद में है यार एक पोजीशन जो कि है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, तो बेसिकली हमारा जो पोजीशन रिलेटिव था उसके अंदर हमारी जो नॉर्मल फ्लो थी वो आ रही थी, लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो नॉर्मल फ्लो में नहीं आती है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और सेव करता हूँ तो आप देखना यार यहाँ पे हमारे सारे जो बॉक्सेस थे वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं, क्योंकि यार इसको हमारे जो नॉर्मल फ्लो है उसमें कोई जगह नहीं मिल रही है। तो हमारा जैसा पेज है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो बॉक्सेस है वो सारे उसके एंसेस्टर वाले एलिमेंट के नीचे एक साथ ही दिखेंगे। तो मतलब वो सारे मिक्स हो गए। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें खाली बॉक्स 4 है तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे बॉक्स 3 भी लगा हुआ है, बॉक्स 2 भी लगा हुआ है। तो अगर उसको देखना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स 4 को एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो डिलीट के लिए आप बेसिकली किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करो और डिलीट दबा दो। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे बॉक्स 3 आ रहे हैं। तो अगर मैं 3 को डिलीट करूँ तो 2 आ रहे हैं, 2 को डिलीट करूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो बस यार आपने देखा कि एक के पीछे एक था, ये सारे साथ में हैं। क्यों, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट का यूज़ किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे टॉप से थोड़ा सा खिसका के देखूं तो क्या होगा। तो बेसिकली यार हमारा क्योंकि एक ही जगह सारी चीज़ें आ रही हैं तो वो आपको दिख नहीं रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बॉक्स 1 को थोड़ा सा टॉप से या बॉटम से, हम बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर।
और जब भी हम पोजीशन का यूज़ करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने 10 पिक्सल यहाँ लिखा, तो आप देख सकते हो यार हमारा बॉक्स यहाँ पे आ गया है और अब ये बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे पोजीशन है वो बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे राइट से करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं राइट से करूँ तो आप देखो कि ये हमारा राइट साइड से 10 पिक्सल दूर की तरफ है ना। तो बस यार कुछ इस तरह से हम पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। तो अब इसके अंदर यार चौथी वैल्यू हमारी है वो है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो फिक्स्ड क्या होता है, तो बेसिकली इसके अंदर हमारा जो नॉर्मल फ्लो है वही रहेगा, अंदर हमारा जो बॉक्स है वो फिक्स्ड एक जगह पे चिपका हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि आपने अपने वेब पेज में जो भी चीज़ें लिखी है वो सारी वैसी रहेगी, लेकिन ये जो एलिमेंट है वो वहीं का वहीं रहेगा, चाहे आप स्क्रॉल डाउन करो, राइट करो, लेफ़्ट करो, वो चीज़ वहीं चिपकी हुई रहेगी। एक बार आपको अगर एग्जांपल से देखना है तो मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ इसके नीचे, ताकि हम स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकें और आपको पता चले कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। तो यहाँ पे यार मैं लोरेम 1000 लिख देता हूँ, है ना, और सेव करते हैं और जाएंगे हमारे ब्राउज़र में। तो अभी भी यार ये थोड़ा सा कम है, तो मैं एक और पी टैग खोल देता हूँ और एक और लोरेम लिख देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ लोरेम और 2000 कर देता हूँ और फिर एंटर दबाएंगे, सेव करेंगे और जाएंगे ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स है ये तो ऊपर आ ही रहा है क्योंकि ये नॉर्मल फ्लो में नहीं है, बट साथ में अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो आप देखो ये जो बॉक्स है वो वहीं रह रहा है। और इसमें भी यार सेम चीज़ है, हमारा जो पीछे है इसके बॉक्स 4 लगा हुआ है, उसके पीछे आप देखो तो बॉक्स 5 लगा हुआ है। अब एक और अच्छी चीज़ करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो यार मैंने यहाँ पे कुछ टॉप बॉटम राइट लेफ्ट वाली चीज़ों को यूज़ नहीं किया है, तो उसको यूज़ कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले टॉप से 10 पिक्सल्स, और फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 और बॉक्सेस ले लिए। तो अब यहाँ पे मैं इसको बॉक्स 2 से सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर बॉक्स 3 से और फिर बॉक्स 4 से। ठीक है, और एक और काम करेंगे, यहाँ पे इसको राइट से ला लेते हैं, उसको लेफ़्ट से ला लेते हैं और साथ में उसको हम बॉटम से ला लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ और तो इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे बॉक्स 3, 4, 2 तीनों आ रहे हैं, लेकिन हमारा बॉक्स 1 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार उसको हमने बोला है लेफ़्ट से शुरू होना 10 पिक्सल दूर, जो कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, और दूसरा हमने बॉक्स 3 को बोला है टॉप से शुरू होना, वो भी यहीं आ रहा है। तो क्योंकि यार दोनों एक के नीचे एक ही आ रहे हैं, इसलिए हमको बॉक्स 3 दिख रहा है, बॉक्स 1 नहीं दिख रहा है। तो फिर से यार हम VS कोड में जाएंगे और अब हम यार लास्ट वाला वैल्यू देख लेंगे जो कि है स्टिकी। तो अब स्टिकी से क्या होता है, तो बेसिकली हम यार इसके अंदर स्क्रॉल बार की मदद से कुछ एक ट्रांजिशन ला सकते हैं जो कि बहुत ही कूल लगेगा। अगर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ तो स्टिकी से होता क्या है, तो बेसिकली यार हमारा ये मिक्सचर है फिक्स्ड और रिलेटिव का। कैसे? तो यार इसके अंदर हमारा जो नॉर्मल फ्लो है वो भी आ रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड भी है। कैसे? तो अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हो यार ये बॉक्स 1 है वो वहीं चिपका हुआ है अनटिल एंड अनलेस बॉक्स 2 उसके ऊपर ना आ जाता है। और जैसे ही बॉक्स 2 आएगा वो हल्का सा ऊपर जा रहा है, और जैसे ही बॉक्स 3 आएगा वो ऊपर जा रहा है, बॉक्स 4 ऊपर जा रहा है और फिर वो चला गया, है ना। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ यार हमारा पोजीशन स्टिकी की मदद से। ठीक है, तो ये थी फ्लोट्स और पोजीशन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से चैलेंजेस देने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।